आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, 4 मार्च है आज, दिन है गुरुवार और मैं अमन गुप्ता आपके लिए लेकर आ गया हूं शाम का खबरनामा दिन भर। यहां हम बात करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। तो आज शुरू करेंगे बंगाल से, जहां बीजेपी 2 चरणों के लिए अपने 60 उम्मीदवारों की लिस्ट उतारने जा रही है। तो बीजेपी के टिकट बंटवारे से किस तरह की उम्मीदें लगाई जाएं और क्या ममता बनर्जी के सामने नंदीग्राम से उतरेंगे शुभेंदु अधिकारी। उधर तमिलनाडु में वीके शशिकला ने राजनीति से संन्यास ले लिया है, तो अचानक उनके ऐसा कदम उठाने के पीछे की वजह क्या है और इससे फायदा किसे होगा। इसके बाद जानेंगे कि इनकम टैक्स की चोरी के आरोप में अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से आज क्या पूछताछ हुई और क्या उनके खिलाफ की गई कार्रवाई क्या सरकार विरोधी उनके रवैये के कारण हुई है। और आखिर में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट के पहले मैच में दोनों टीमों के प्रदर्शन और आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल हेडलाइंस का वक्त है, लेकर आई हैं खुशबू कुमार। बीजेपी ने केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव में मेट्रो मैन ई श्रीधरन को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होने की घोषणा की है। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी कल सभी विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने वाली है। बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू, फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप समेत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों कंपनियों पर आज भी आयकर विभाग ने कार्रवाई की है। आईटी अफसरों ने अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू का बयान दर्ज किया। इसके अलावा उनके कुछ लॉकर्स पर पाबंदी लगा दी है। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के जंगलों में आज नक्सल ट्रिगर आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 2 की हालत गंभीर है। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की ओर से नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी को लेकर कहा है कि इसी महीने आंदोलन के समर्थन में एक बीजेपी सांसद का इस्तीफा होगा। हालांकि टिकैत ने बीजेपी सांसद के नाम का खुलासा नहीं किया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में विधानसभा के गेट के सामने एक सब इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक सुसाइड करने वाला सब इंस्पेक्टर डिप्रेशन का शिकार था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 में देश के करीब 6 करोड़ पीएफ खाता धारकों को उनके पीएफ के लिए ब्याज दर 8.5% तय की गई है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे चौथे टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड 205 रन पर सिमट गई है। मैच का पहला दिन खत्म होने तक भारतीय टीम ने पहली पारी में 1 विकेट गंवाकर 24 रन बना लिए हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं शाम का डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। मेरा नाम है अमन गुप्ता। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच में 8 चरणों में यहां वोटिंग होनी है। लेकिन अब तक टीएमसी और बीजेपी दोनों के ही उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं हुए हैं और इन्हीं 2 पार्टियों के बीच पूरे चुनाव की धुरी टिकी हुई है। कड़ा मुकाबला इन्हीं के बीच है। खैर, आज और कल दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ जाएगी, ऐसी जानकारी है। आज सुबह बीजेपी के सहप्रभारी शिव प्रकाश के आवास पर बंगाल बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। इसमें टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी और राहुल सिन्हा मौजूद रहे। बंगाल इकाई के नेताओं के कोलकाता में मंथन के बाद अब दिल्ली में केंद्रीय नेताओं की बैठक चल रही है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। तो इनकी सहमति के बाद पहली लिस्ट के उम्मीदवार फाइनल हो जाएंगे। इसमें पहले 2 चरणों के 60 नामों पर मुहर लगनी है। हमारे आज तक रेडियो के रिपोर्टर हिमांशु मिश्रा इन बैठकों पर नजर बनाए हैं। मैंने उनसे फोन पर बात की और पूछा कि आज मीटिंग से क्या बातें निकल कर आ रही हैं और बीजेपी ने किस तरह से टिकट बांटने की रणनीति बनाई है। जी देखिए, पश्चिम बंगाल के कोर ग्रुप की और असम के कोर ग्रुप की जो बैठक हुई है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ, उसमें जो नाम दोनों प्रदेशों की तरफ से कोर ग्रुप लेके आए थे, एक सीट पे 2-2, 3-3 नाम या एक नाम, उनको स्क्रूटनाइज किया गया है। इस बैठक के अंदर ये कोशिश की गई है कि हर सीट पर 1 या 2 नाम ही रहें। ज्यादातर सीटों पर 1 नाम कर दिए गए हैं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद जो है बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। उसमें दोनों प्रदेशों के लिए, दोनों फेजेस के लिए, पहले 2 फेजेस के लिए जो है
वो उम्मीदवारों के नाम पर जो है वो चर्चा की जाएगी और नाम फाइनल किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के लिए लगभग 60 उम्मीदवारों के नाम जो है आज फाइनल किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी एक एक नाम पर जो है वो गहन चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है, क्योंकि बीजेपी हर उस उम्मीदवार को लेकर फीडबैक पर है जिनके नाम आए हैं और सर्वे में कराया गया है। उसका फीडबैक जो है साथ में लिया जा रहा है, ग्राउंड से फीडबैक लिया गया है और जो उम्मीदवार जीत सकते हैं उन्हीं को टिकट देना चाहती है। तो बड़ी बात यह है कि भाई भतीजावाद जो है इस चुनाव में जो है बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी के भाई, किसी के भतीजे, बहन या किसी रिश्तेदार को टिकट दिया जाए। एक चीज और है कि इस पूरे चुनाव में बीजेपी का कोई जो है सांसद, उसको टिकट नहीं दी जा रही है। तो सभी सांसद जो हैं वो पार्टी के लिए कैंपेन जरूर करेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और असम को लेकर जो है आज पहले दो चरणों के लिए जो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जानी है, उसको लेकर भी आज चर्चा हुई है। और अलायंस को लेकर भी जो है यूपीएलएल माफ कीजिएगा यूपीपीएल और एजीपी के साथ जो बीजेपी का अलायंस है उसको लेकर सीट शेयरिंग की बातचीत हुई। साथ ही एजीपी को पिछली बार से कम सीटें देने का प्रस्ताव जो है वो बीजेपी की तरफ से दिया गया है। अब देखना यह है कि कितना दोनों जो गठबंधन के साथी हैं उनको क्या बीजेपी मना पाती है, क्योंकि जो है बोडो फ्रंट वो एनडीए से पहले ही बाहर जा चुका है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए एक संकट ये भी है कि असम के अंदर उसको अपने गठबंधन को भी साथ रखना है और साथ ही साथ जो है जो पिछली बार का उनका जीत का अवसर था उसको बढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छे उम्मीदवारों की घोषणा भी करनी है और चयन भी करना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज सिर्फ उम्मीदवारों के नाम फाइनलाइज किए जाएंगे। सभी उम्मीदवारों के नाम जो है उनकी घोषणा हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 7 मार्च को किए जाएंगे। एक साथ किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के, असम के, पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु के उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो 7 मार्च को की जाएगी। अच्छा हिमांशु, नंदीग्राम से तो ममता बनर्जी दावेदारी ठोकेंगी और ये इलाका 14 साल से उनका गढ़ रहा है और शुभेंदु अधिकारी ये कह चुके हैं कि उनकी पहली जिम्मेदारी ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराना होगी। तो क्या लगता है, क्या उन्हें नंदीग्राम से टिकट दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल शुभेंदु अधिकारी ने आज जब पश्चिम बंगाल के कोर ग्रुप के साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक चल रही थी, उन्होंने अपना दावा पेश किया। उन्होंने कहा कि वो नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ जो है वो चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। पार्टी को उनको टिकट देना चाहिए, लेकिन पार्टी हाईकमान की तरफ से ये कहा गया कि इसका फैसला केंद्रीय चुनाव समिति को करना है, आपको इंतजार करना होगा। ये तो जरूर है कि बीजेपी भी चाहेगी कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम में घेर कर रखा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा उनका फोकस जो है वो नंदीग्राम में रहे। इसकी कोशिश बीजेपी जरूर करेगी, क्योंकि अगर शुभेंदु अधिकारी वहां लड़ते हैं तो ममता बनर्जी को भी वहां पर कड़ी टक्कर मिलेगी और ममता बनर्जी का फोकस भी नंदीग्राम पे रहेगा। ये थे बीजेपी कवर करने वाले आज तक रेडियो रिपोर्टर हिमांशु मिश्रा। और बंगाल में चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चुनाव आयोग को राज्य में हो रही राजनीतिक हिंसा की भी जानकारी दी है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक साल 2020 में बंगाल में राजनीतिक हिंसा के कुल 663 मामले सामने आए थे और इन घटनाओं में कुल 57 लोगों की मौत हुई है। राम राम भाइयों, मैं हूं मनबीर भाटी, दल्लूपुरा नोएडा से। मौज आ गई आज तो, खजाना सुधारा मिल गया। आज हमने सुना है पॉडकास्ट आज तक रेडियो पे, खबर ऐसी सी बतावे मजा सा आ जा। तो मेरा तो भाई होगा मामला सेट। रोज नहाना है, धोना है और फिर लत्ते पहन के मुझे मोबाइल पे चलाना है आज तक रेडियो। मेरी शॉप पे अब बजेगा सिर्फ आज तक रेडियो। सुन के देखो, सारा जहां सुन रहा हो। और अब चलते हैं बंगाल से 2000 किलोमीटर दूर तमिलनाडु, जहां विधानसभा चुनाव से ऐन पहले वीके शशिकला ने सनसनी फैला दी है। शशिकला ने ऐसे समय में संन्यास की अचानक घोषणा की है जब यह माना जा रहा था कि वो फिर से अपनी राजनीतिक पारी शुरू करेंगी। आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल तक जेल काटने के बाद 9 फरवरी को जब शशिकला तमिलनाडु लौटी तो उनके अगले सियासी कदम को लेकर खूब कयास लगाए जा रहे थे। वजह भी थी इसकी। असल में शशिकला पूर्व सीएम जयललिता की करीबी थी, लेकिन उनकी मौत के बाद पन्नीर सेल्वम गुट ने शशिकला को पार्टी से निकाल दिया।
फिर उन्होंने नई पार्टी बनाई, लेकिन जेल जाने के बाद सब ठप पड़ गया। अब वो बाहर आई हैं तो उनके स्वागत में लोग उमड़े। राज्य में चुनाव हो और किसी नेता का इतना ज़ोरदार स्वागत हो जाए तो कयासबाजी तो होती ही है, लेकिन अब उन्होंने खुद को राजनीति से दूर कर लिया है। तो हमने बात की तमिलनाडु की राजनीति पर करीबी नज़र रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट डी सुरेश कुमार से और पूछा कि शशिकला के अचानक इस्तीफे दिए जाने के बाद राज्य में क्या चर्चा है और राजनीतिक विश्लेषक किन वजहों पर माथापच्ची कर रहे हैं। तो संभावना है इसमें क्यों शशिकला ने ऐसे निर्णय किया करके, क्योंकि जब वो जेल से बाहर आए और बेंगलुरु से चेन्नई आए तो बहुत बड़ा रोड शो किया था, इतना कि जो बेंगलुरु से चेन्नई तक का जो सफर का समय है वो सिर्फ 6 घंटे होता था, लेकिन इनको तो एक दिन लग गया, 23 लगभग 23 घंटे लग गया इनको चेन्नई आने के लिए। और उन्होंने उस समय यही घोषणा की कि वो जरूर राजनीति में शामिल रहेंगे और बहुत बड़ा एक्टिव रोल प्ले करेंगे। लेकिन इसके बाद थोड़े से डेवलपमेंट्स यहाँ पे हुए हैं, जैसे कि एक संभावना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने एडीएमके के पलनीसामी और पन्नीरसेल्वम जो 2 नेता हैं उस पार्टी के, उनसे कहा था कि आप शशिकला से समर्थन कर लीजिए इस चुनाव के लिए, तमिलनाडु के चुनाव के लिए। तो उनमें से एडपाडी पलनीसामी इस प्रपोजल को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें शशिकला नहीं चाहिए किसी भी रूप में, तो हम कोई भी समर्थन शशिकला या उनके भांजे टीटीवी दिनकरन के एएमके से नहीं करेंगे। तो इसके बैकड्रॉप पे देखने से शायद एक संभावना है कि बीजेपी का रोल उसमें कुछ भी हो सकता है, जिसमें उन्होंने कहा होगा कि शायद अभी शशिकला राजनीति से थोड़ा हटे रहने के लिए, जब तक चुनाव खत्म ना हो तब तक, तो बाद में वो अपने निर्णय को बदल सकते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने राजनीति से बिल्कुल क्विट नहीं किया है, उन्हें इस्तीफा नहीं दे रहे कि अपने पद से। उन्होंने यही कहा कि मैं हट के रहूंगी, स्टेपिंग असाइड जो बोलते हैं अंग्रेजी में, वही क्या है। और एक संभावना है वो ये है कि शशिकला को शायद अभी यहाँ पे जो स्थिति है वो पूर्ण रूप से समझ हुआ होगा उनको, क्योंकि अभी वो लगभग 1 महीने चेन्नई में रह चुके हैं, 1 महीने के अंदर ही है लेकिन रह चुके हैं यहाँ पे। लेकिन उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया कि कोई मंत्री महोदय हमें आके मिलेंगे या एडीएमके के कोई नेता हमसे मिलेंगे या कैडर्स आके हमसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको सिर्फ बाहर के पार्टी वाले आके मिले थे, जैसे एक्टर शरद कुमार है उन्होंने मिला उनसे, फिल्म डायरेक्टर भारत राजा ने मिला, और एक टीमान करके एक नाम तमिल पार्टी का छोटा पार्टी है उसके नेता है, उन्होंने मिला था। लेकिन एडीएमके से कोई नहीं आया। ऊपर से दिनकरन का जो एएमके है उसके नेता भी उनसे नहीं मिले थे। तो शायद उनको रियलिटी समझ में आया होगा कि उनको अभी इतना पार्टी में समर्थन नहीं है, तो 2 साल के लिए या 1 साल के लिए हट के बाद में चुनाव के बाद जो निर्णय आता है चुनाव का, उसको देख के वो शायद अपना डिसीजन बदल सकते हैं। तो ये 2 संभावना है, एक उनको रियलिटी समझ में आ सकता है, आ चुका होगा, नहीं तो बीजेपी का हाथ, जो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। अच्छा सुरेश जी, शशिकला के एकदम पूरे सीन से हट जाने का फायदा किसको देखते हैं आप? क्योंकि उनके पीछे जिस तरह भीड़ है, अगर वो एआईएडीएमके के साथ आती तो पार्टी को फायदा होता। अब क्या लग रहा है? देखिए, ये अभी एडीएमके को जो कल शशिकला का जो स्टेटमेंट है वो एडीएमके को जरूर उनके फेवर में चलेगा, क्योंकि उन्होंने साफ साफ यही सामने रखा है कि किसी भी तरह जयललिता का जो कि वो बोलते हैं गोल्डन रूल, यानी कि स्वर्ण रूल जो है वो यहाँ पे 2021 इलेक्शन के बाद यहाँ पे तमिलनाडु में कंटिन्यू करना है, और किसी भी तरह टीएमके को पावर में नहीं आना है, क्योंकि उन्होंने टीएमके को दुष्ट शक्ति करके जयललिता ने उन्हें बताया था। तो ये सामने रखा है, तो इसका अर्थ ये होगा कि अभी दिनकरन के जो एएनएम के सपोर्टर्स है वो भी एडीएमके को ही वोट देंगे अभी। ऊपर से जो शशिकला के जो समुदाय रूप से, यानी कि कम्युनिटी वोट्स जो बोलते हैं, मुकुलतुर कम्युनिटी, उसने भी अभी इनके स्टेटमेंट के पढ़ने के बाद, 2 पेज का स्टेटमेंट पढ़ने के बाद वो एडीएमके को ही सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये एक तरफ एडीएमके को तो ये अच्छा ही हुआ कि उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसने बोला कि आप जयललिता को रूल करती होना है, और ऊपर डीएमके कॉमन एनिमी है तो उसको हटा, उसको किसी भी हालत में तमिलनाडु में फिर से सरकार यहाँ पे चलाने की संभावना नहीं होना चाहिए, तो यही बोला है उन्होंने। तो एडीएमके को तो सपोर्ट होगा, ऊपर से और एक भी होगा यहाँ पे, जो डीएमके जो है वो कांग्रेस और बाकी सब पार्टियों को बहुत ही कम सीटें दे रही थी, अब
शायद डीएमके भी अपने डिसीजन को रीथिंक करेगा और शायद अपने एलाइज को थोड़ा ज्यादा ही सीट देगा। आज भी उन्होंने बीसीके करके एक पार्टी है जो कि दलित पार्टी है यहाँ पे, उनको पहले 4 सीट बताया था, अभी 6 सीट देके डील हुआ है उनके साथ। ये थे तमिलनाडु की राजनीति पर करीबी नजर रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट डी सुरेश कुमार। उधर मुंबई में टैक्स चोरी के आरोप में कल आयकर विभाग ने फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस तापसी पन्नू, विकास बहल और मधु मॉन्टेना वर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की। उनके घर और दफ्तरों समेत 30 जगहों पर छापेमारी की गई और ये सिलसिला आज भी जारी रहा। इसके अलावा रिलायंस एंटरटेनमेंट के सीईओ शिभाशीष सरकार, एक्सीड कंपनी के सीईओ अफसर जैदी के यहाँ भी छापेमारी हुई। साथ ही साथ आयकर विभाग के अधिकारी कान सेलिब्रिटी मैनेजमेंट एजेंसी के सीईओ विजय सुब्रमण्यम के दफ्तर भी पहुंचे। अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवाने, प्रोड्यूसर मधु वर्मा मॉन्टेना और विकास बहल ने मिलकर फैंटम फिल्म्स कंपनी बनाई थी। साल 2015 में इस कंपनी की 50% हिस्सेदारी रिलायंस एंटरटेनमेंट ने खरीद ली थी और इसके तहत आपको याद हो तो NH-10, मसान, उड़ता पंजाब, लुटेरा और क्वीन जैसी फिल्में बनी थी। लेकिन साल 2018 में विकास बहल पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद कंपनी को डिसॉल्व कर दिया गया, भंग कर दिया गया। आयकर विभाग का इल्ज़ाम यह है कि इस कंपनी ने टैक्स की चोरी की है और उसी सिलसिले में छापेमारी हो रही है। लेकिन तमाम विपक्षी नेता और पार्टियां इस कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियों की लगातार आलोचना करने की वजह से अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू जैसे तमाम कलाकारों पर यह कार्रवाई हुई है। राहुल गांधी ने इस मामले में एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने कुछ मुहावरों के जरिए सरकार पर चुटकी ली है और उनके कुछ उन्होंने अपने ही अलग अर्थ निकाले हैं। जैसे उन्होंने लिखा कि उंगलियों पर नचाना, यानी जो केंद्र आईटी डिपार्टमेंट, ईडी और सीबीआई के साथ करती है। दूसरा, भीगी बिल्ली बनना, जैसे केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया। तीसरा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जैसे केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड कराती है। अब राहुल गांधी ने ट्वीट किया तो इसका जवाब भी मिला। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि मिस्टर राहुल गांधी, इन मुहावरों को भी याद करिए। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, यानी आपातकाल में मीडिया की आज़ादी पर अंकुश लगाने वाली कांग्रेस का मीडिया फ्रीडम पर ज्ञान देना। दूसरा, उंगली पर गिने जा सकना, यानी कांग्रेस की मौजूदा स्थिति और चुनाव में स्थिति। इसके अलावा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मौजूदा सरकार की नाजी सरकार से तुलना की है और कहा है कि सरकार सच को सच कहने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और कलाकारों का पीछा कर रही है। तो इस पूरे मामले में अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से पूछताछ हो रही है और आज हुई छापेमारी में क्या क्या हुआ, इसका ताज़ा अपडेट लिया मैंने आज तक रेडियो के मुंबई बेस्ड रिपोर्टर मुनीश पांडे से। जी देखिए, कल से छापेमारी विभाग यानी कि इनकम टैक्स की चल रही है। लगभग 30 लोकेशन है मुंबई और पुणे में जहां पर ये छापेमारी हुई है और अभी की अगर बात करें तो अभी भी आयकर विभाग का कहना है कि कुछ जगह हैं वहां पर छापेमारी अभी भी चल रही है। फिलहाल के लिए अगर अपडेट की बात करें तो जो आयकर विभाग है उसने 7 बैंक लॉकर्स हैं और जिनके खिलाफ वो जांच चल रही है उनके ये बैंक लॉकर्स हैं, उनको अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि जिनके बैंक लॉकर्स हैं अब उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जब सर्चेस चल रहे थे, तलाशी चल रही थी, तो उस दौरान बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं, उसको भी जो आयकर विभाग है, इनकम टैक्स के अधिकारी जो है उसे अपने कब्जे में ले लिया है और व्हाट्सएप के जो रिकॉर्ड है उससे भी खंगाला जा रहा है। साफ तौर पे जो आयकर विभाग है उनका ये दावा है कि इस पूरे छापेमारी के दौरान में उनको कई अहम सबूत मिले हैं और इन्हीं सबूतों के आधार पर लोगों से पूछताछ की जा रही है। कल लगभग 6 से 7 घंटे तक अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से पुणे में पूछताछ की गई थी जहां पर वो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और आज भी जहां पर उनकी शूटिंग चल रही है पुणे में, वहां पर आयकर विभाग के अधिकारी हैं और हो सकता है कि दूसरे दौर की भी पूछताछ हो। इस पूरे मामले की अगर बात करें तो पूरा मामला यही है कि फैंटम फिल्म्स और 3 और कंपनी थी जिन्होंने जो पैसे कमाए थे उसकी सही जानकारी आयकर विभाग को नहीं दी और उन्होंने इनकम टैक्स की चोरी की। अब उसमें अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू और बाकी लोगों के ऊपर संगीन आरोप तो जरूर लग रहे हैं, लेकिन उसमें आयकर विभाग क्या सबूत अभी तक इकट्ठा कर पाई है उसका अभी खुलासा होना बाकी है। अच्छा मुनीश, ऐसे समय में जब विपक्ष लगातार सरकार पर संस्थाओं के राजनीतिक दुरुपयोग का आरोप लगाकर घेर रहा है, क्या अनुराग कश्यप और तापसी जैसे कलाकार जो सरकार के खिलाफ एक तरह से आलोचनात्मक रवैया के लिए जाने जाते हैं, उन पर ये जो कार्रवाई हो रही है उससे इन आरोपों को और बल नहीं मिलेगा? जी देखिए, मामला
जब आयकर विभाग ने कार्रवाई करनी शुरू की तभी उसने राजनीतिक तूल पकड़ ली। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू दो ऐसे शख्स हैं जो कि बॉलीवुड से आते हैं, काफी नाम कमाया उन्होंने, लेकिन वो लगातार सरकार के ऊपर, सरकार के पॉलिसीज को लेकर वो आरोप लगाते रहते हैं। हाल ही में हमने देखा था कि जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा था, किसानों का प्रदर्शन नई दिल्ली में हो रहा था, तो उस वक्त भी काफी उन्होंने विरोध दर्ज जताया था अपना। तापसी पन्नू ने भी, अनुराग कश्यप ने भी सरकार के ऊपर तीखे हमले किए थे उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए। और कंगना रनौत और तापसी पन्नू के बीच में भी ट्विटर में एक जंग चल रही थी। तो अब जब ये कार्रवाई हुई है तो जितने भी विरोधी दल हैं, तेजस्वी यादव हो जाए, प्रियंका चतुर्वेदी हो जाए, कांग्रेस की शमा मोहम्मद है वो हो जाए, या फिर उसके बाद एनसीपी हो जाए, सभी ने एक सुर में बोला है कि सरकार जो विरोधी आवाजें हैं उनको दबाने का कोशिश कर रही है और इसी के लिए लगातार सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके इन लोगों पर छापेमारी की कार्रवाई करती है। इनकम टैक्स ने हालांकि इस बारे में कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि ये राजनीति से कहीं से प्रभावित नहीं है, लेकिन जिस समय ये हुआ है और जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में ये जो जुबानी जंग है, सोशल मीडिया पे जो जंग है अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू को लेकर, वो और ज्यादा प्रखर होने वाला है। बीजेपी विरोधी पक्ष के ऊपर आरोप करेगी और विरोधी पक्ष जो है वो बीजेपी यानी कि सरकार के ऊपर आरोप लगाएंगे। ये थे आज तक रेडियो रिपोर्टर मुनीश पांडे। शुरुआत बागपत जिले से आई उस वीडियो से करते हैं जिसके बाद से मैंने चार्ट वालों से अतिरिक्त विनम्रता से बात करना शुरू कर दिया। फर्स्ट रिएक्शन तो खुशी की थी क्योंकि इस देश में इस तरह का वायलेंस बहुत दिनों के बाद हुआ और आंखें तरस गई थी। ये बहुत बचपन में होता था। देश भर में अगर लड़ाइयां हों तो ऐसी ही हों, डंडे से हों, चाकू ना चले, गोली ना चले, और क्या होता है थोड़ी शारीरिक एक्सरसाइज हो जाती है। कई बार संबोधन जो है वो दरअसल स्टेटस से स्टेटस के बीच की पोजीशनिंग को डिफाइन कर रहा है। ऑपरेशन यही है हमारे समाज में, हम स्टेटस हैं। जॉन एलिया ने नहीं कहा है कि शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। तीन रंगों के तीन किरदार, ताऊ, बाबा और मैं यानी सरदार। हर हफ्ते हम करते हैं बतकही, सारे जहान का ज्ञान और मजेदार गप भी। सुनिए हमारा वीकली पॉडकास्ट तीन ताल, नया हफ्ता नया बवाल। आज तक .in/रेडियो के साथ साथ स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट और गूगल पॉडकास्ट जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर। और अब खबर क्रिकेट से जुड़ी हुई। शुरुआत करते हैं वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले T20 मैच से। यहां वेस्टइंडीज के कप्तान पोलार्ड ने श्रीलंका के स्पिनर अकेला धनंजय के एक ओवर में 6 छक्के जड़ दिए और इसी के साथ अब वो हर्षल गिब्स और युवराज के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में ये करतब दिखाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। और अब बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच की, जहां एक बार फिर से इंग्लैंड के बल्लेबाज अक्षर और अश्विन की फिरकी पर नाचते दिखे और 205 के स्कोर पर ऑल आउट हो गए। इसके बाद भारतीय टीम खेलने उतरी और पहले दिन के खेल खत्म होने तक 1 विकेट के नुकसान पर 24 रन बना लिए। तो कैसा रहा आज के मैच में प्रदर्शन और भारतीय टीम की आगे स्ट्रेटजी क्या होगी? और कहा जा रहा है कि पिच ने बड़ा रोल निभाया जिससे इंग्लैंड 205 के स्कोर पर ढेर हो सकी। तो क्या इंग्लैंड के स्पिनरों को भी पिच उतनी ही मदद देगी? इन सब मसलों पर खेल पत्रकार मोहम्मद इकबाल के साथ बात की आज तक रेडियो के हमारे साथी केशव ने। इकबाल, इंग्लैंड की टीम जो है भारत दौरे पे जब से आई है और ये टेस्ट सीरीज शुरू हुआ है तो 5 पारियों के बाद चौथे टेस्ट की पहली पारी में 200 रन का आंकड़ा छू पाई है और बस छू ही पाई है क्योंकि 205 पे उसकी पारी सिमट गई। तो कैसे देखते हैं आप इंग्लैंड टीम के इस प्रदर्शन को? देखिए 200 रन जरूर बना लिए पहली पारी में इंग्लैंड ने, लेकिन वो खुद डिसअपॉइंटेड होंगे। जिस तरह की पिच है उसको देखते हुए इंग्लैंड ने बहुत कम रन बनाए पहली पारी में। कुछ बल्लेबाज सेटल होते हुए नजर आए लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना विकेट गंवाया। तो इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है इंग्लैंड को यहाँ पर। इस पिच पर आज के दिन मुझे लगता है कि कम से कम 250 पौने 300 रन बनने चाहिए थे और उनके ज्यादा से ज्यादा 5 विकेटें गिरनी चाहिए थी, 6 विकेटें गिरनी चाहिए थी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। जब आप 8 बल्लेबाजों के साथ खेल रहे हैं इसके बावजूद भी अगर आप 205 रन बनाते हैं एक ऐसी पिच पर जहां पर बैटिंग करना बहुत आसान है, आपने बहुत कम स्कोर किया है।
पिच की बात हुई तो बेन स्टोक्स ने 50 रन बनाए, 55 रन बनाए। डेनियल लॉरेंस ने भी 46 रन बनाए और ओली पॉप भी थोड़े बहुत संघर्ष उन्होंने किया और 29 रन बनाए। तो क्या पिच में ऐसा कुछ है जैसा कि हमें पिछले टेस्ट मैच में देखने को मिला था कि 2 दिन में खत्म हो जाए मैच ही, या फिर इंग्लैंड के बल्लेबाज ही हाराकिरी कर गए एक तरीके से फिर से? नहीं, बिल्कुल पिच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूर पिछले टेस्ट मैचेस में इस बात को लेकर के काफी चर्चा गर्म थी कि भाई पिच खराब है, अनप्लेएबल पिचेस हैं, ऐसा सब कुछ चल रहा था। लेकिन इस पिच में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है। बहुत अच्छी विकेट है बैटिंग करने के लिए। ये इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कमी रही है कि उन्होंने खराब बैटिंग की, और जो पूरे दौरे में पिच की आलोचना करते हुए नजर आए थे इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन, वो भी अब इस बात को मानने पर मजबूर हो गए हैं कि हाँ, इस अच्छी पिच पर भी इंग्लैंड की टीम ने खराब बल्लेबाजी की। लेकिन श्रेय देना होगा आपको भारतीय गेंदबाजों को, स्पेशली अक्षर पटेल और आर अश्विन को, जिस तरीके से उन्होंने एक सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को टीज किया, जिसका नतीजा था कि इंग्लैंड की टीम मात्र 205 रन पर ऑल आउट हो गई। और स्ट्रेटेजी में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ नजर आई इंग्लैंड की टीम की। हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले वाले शो में कि शायद अपने स्ट्रेटेजी में बदलाव करेगा इंग्लैंड। बदलाव किया उन्होंने, शायद बहुत डिफेंसिव क्रिकेट खेली थी अब तक सीरीज में, लेकिन अब थोड़ा सा आक्रामक रवैया उन्होंने अपनाया, लेकिन अति आक्रामक होते हुए कई बल्लेबाज आउट होते हुए नजर आए। तो कमी पूरी तरह से इंग्लैंड की है अगर वो 205 पे ऑल आउट हुए तो। अच्छा, पिछले मैच में हमने देखा, जो पिछला मैच हुआ था इसी स्टेडियम में खेला गया था, हालांकि पिच दूसरा था, तो भारतीय टीम की जो पहली पारी थी वो भी लड़खड़ा गई थी और भारतीय टीम भी बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम साबित हुई थी और जैक लीच ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। तो क्या आपको लगता है कि इस पिच पे भी जैक लीच को और डोम्बेस जो हैं उनको हैंडल करना भारतीय बल्लेबाजों के लिए आसान होगा? क्या वो हैंडल कर पाएंगे, और कर पाते हैं तो क्या कितना स्कोर होगा भारत के लिए जो कि सेफ है? देखिए, पिच का जिस तरह का मिजाज अभी तक रहा है उससे साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि बैटिंग करना आसान है। अगर भारतीय बल्लेबाज एप्लीकेशन दिखाएंगे तो काफी रन बन सकते हैं। इनिशियली कल के कुछ ओवर्स मुझे लगता है जिमी एंडरसन के बहुत खतरनाक रहने वाले हैं आज, जिसे उन्होंने 5 ओवर डाले, 5 मेडन रहे उनके, 1 विकेट भी मिला उनको। अगर मॉर्निंग सेशन में जो थोड़ा मॉइस्चर रहेगा उसको अगर एंडरसन को भारतीय बल्लेबाज हैंडल कर लेते हैं, उनको विकेटलेस उनका पहला स्पेल निकाल देते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि इतनी बड़ी चुनौती नहीं होने वाले हैं अन्य गेंदबाज। हाँ, जो जरूर आप कह रहे हैं कि जैक लीच हैं, डॉम बेस हैं, ये एक चुनौती जरूर बन सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस पिच पर फास्ट बॉलर इंग्लैंड के ज्यादा चुनौती हो सकते थे। एंडरसन ने उसकी झलकी पेश की, अगर वो जोफ्रा आर्चर को खिलाते तो वो ज्यादा बेहतर एक प्लॉय हो सकता था। 2 स्पिनर जरूर खिलाइए आप, लेकिन जोफ्रा आर्चर को ड्रॉप करना, शायद 8 बल्लेबाजों के साथ जाना, ये थोड़ी उनकी गलती शायद रही है। लेकिन अगर पहला सेशन भारत ने ज्यादा कुछ बगैर नुकसान के निकाल दिया तो फिर बहुत सारे रन बनने वाले हैं और पहली पारी में भारत एक मैसिव लीड ले सकता है। तो आज भारत और इंग्लैंड के बीच हुए चौथे टेस्ट मैच को लेकर बातचीत कर रहे थे केशव खेल पत्रकार मोहम्मद इकबाल से। अब दिन भर में आपसे विदा लेने का वक्त है। ये दिन भर आपको कैसा लगा, आप हमें इसके लिए सुझाव और शिकायतें radio@aajtak.com पर ईमेल कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आज तक रेडियो के प्रोग्राम्स का आपको समय से अपडेट मिलता रहे तो हमसे सोशल मीडिया पर जुड़िए। और इस प्रोग्राम के दौरान जो बीच बीच में आप म्यूज़िक सुनते हैं, अभी बैकग्राउंड में सुन रहे हैं, उसकी सारी एडिटिंग करते हैं हमारे साउंड इंजीनियर कपिल देव सिंह। मैं हूं अमन गुप्ता, अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।